देखो आपने टॉपिक चल रहा था, पैथोलॉजी पढ़ रहे थे, रोग पे चर्चा कर रहे थे। संक्रामक रोग मैंने आपको करवा दिए, 3 बताए थे मैंने आपको याद करने, वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ, तीनों खत्म हो गए। अब पढ़ते हैं असंक्रामक रोग। परिभाषा मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं वो होते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक में सबसे पहला मेन है, उसको पढ़ लेते हैं, कैंसर। ठीक है, कैंसर बोल दो, ट्यूमर बोल दो, एक ही बात है। देखो कैंसर है क्या? कैंसर होता है कोशिकाओं का गुच्छा। हम पढ़ते हैं मानव शरीर हजारों लाखों कोशिकाओं का जाल है। हजारों कोशिकाएं डेली मरती है, हजारों कोशिकाएं डेली जन्म लेती है। मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है लाइसोसोम, इसलिए उसको आप नाम देते हो कोशिका घातम घाती थैली कहते हो, है ना। अब शरीर में चलते विभाजन देखो, सबसे पहले निषेचन हुआ तो भ्रूण बना, उससे युग्मनज बना, युग्मनज से वो शिशु बनेगा, फिर और विभाजन होगा तो बालक बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, फिर वृद्ध होगा। तो ये क्या हो रहा है? शरीर की कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। ये जो विभाजन चल रहा है, विभाजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाम पढ़े होंगे आपने, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ऐसे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं कौन सी होती है? कायिक कोशिका होती है ना। कायिक कोशिका, जैसे हम गुणसूत्र लिखते हैं ऐसे कि 44 + XY, तो ये कहते हैं लड़का है। 44 + XY, XX तो ये कहते हैं लड़की है। ये होते हैं अलिंग गुणसूत्र, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, क्योंकि लिंग का निर्धारण करते हैं। ये लिंग के बारे में बता रहे, लिंग का निर्धारण कर, इसलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र इन्हें कहते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक कोशिका शरीर की। तो कैंसर कहते हैं किसको है? तो लिखो डेफिनेशन, शरीर की, हमारी कोशिकाएं कौन सी होती है? शरीर की कोशिकाओं का नाम है कायिक। शरीर की कायिक कोशिकाओं के, शरीर की कायिक कोशिकाओं के, इंक डालो रे, शरीर की कायिक कोशिकाओं के अनियंत्रित तथा लगातार समसूत्री विभाजन से, अनियंत्रित तथा लगातार समसूत्री विभाजन से, विभाजन के उस बिंदु पर विभाजन के उस बिंदु पर कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। जिसे क्या कहते हैं? ट्यूमर। और ट्यूमर को क्या कहा जाता है? कैंसर। गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं, और ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। कैसे हुआ काम? देखो, ये तो परिभाषा, मतलब क्या इसका? मतलब ये है, मान लो ये गले की कोशिका है, गले की कोशिका, मान लो गला बनने के लिए आप यूं मान लो कि, मान लो सपोज करो कि 512 कोशिकाओं से गला बन जाएगा, ऐसे मानना है आपको। तो एक कोशिका होगी पहले भ्रूण में, फिर विभाजन होगा, 2 बनेगी, फिर 2 से, फिर 4 से, ये चल रहा है समसूत्री, 8 से, फिर ये से 16, 16 से बन जाएगी, फिर 32, 32 से फिर 64, फिर 128, 256, 512। अब 512 पे विभाजन रुक जाना चाहिए। अगर ये नहीं रुका, 512 से ये अनियंत्रित हो गया और लगातार चल पड़ा, तो 512 से डायरेक्ट कोशिका हो जाए 1024 और 2048। तो बताओ, एक तो 512 कोशिका होनी चाहिए और एक वहीं पर 1048 कोशिकाएं होगी, तो ऐसे वहां पर कोशिकाओं गुच्छा नहीं बनेगा क्या? ठीक है, ऐसे कोशिकाओं का अनियंत्रित से गुच्छा बन जाएगा, एक गांठ बन जाएगी ऐसी। किस विभाजन चल रहा है? समसूत्री विभाजन से। तो क्या पूछेंगे? शरीर की कायिक कोशिकाओं के अनियंत्रित तथा लगातार समसूत्री विभाजन से, विभाजन के उस बिंदु पर कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। इस गांठ को साइंस की लैंग्वेज में ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर को क्या कहा जाता है? कैंसर। यानी कैंसर है कोशिकाओं का अनियंत्रित गुच्छा,
यूं मान लो, ठीक है। अब जहां से ये विभाजन शुरू हुआ था, जैसे मान लो 512 पे रुकना चाहिए था, अब 512 से यूं टूटा, ऐसे कोशिका निकलने लग गई, तो ये कहलाई कैंसर की जीन, इसका नाम होता है ओन्कोजीन। कैंसर की जीन क्या कहलाती है? ओन्कोजीन। तो अध्ययन बनाना है तो पीछे छोड़ दो लॉजी, ओन्कोलॉजी ना, तो पेपर में पूछ लेते कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। क्योंकि जीन कैंसर की ओंकोजीन होती है, जहां से कैंसर शुरू हुआ वो ओंकोजीन है, तो अध्ययन हो गया ओंकोलॉजी। अब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कैंसर के दौरान शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है? कायिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मवाद कोशिका, ऐसे नाम डालेंगे। तो कौन सी कोशिका? कैंसर के दौरान शरीर कौन सा विभाजन दोहराता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सम और असूत्री विभाजन, बहुसूत्री विभाजन, ऐसे कुछ नाम डाल देगा। कोशिकाओं का अनियंत्रित गुच्छा क्या कहलाता है? कैंसर, ट्यूमर, एक ही बात है। अब कैंसर अलग अलग प्रकार की है ना, बता रहे डेफिनेशन। चलो इधर देखो, अब कैंसर है ना, वैसे तो पूरे विश्व में कम से कम 100 प्रकार की कैंसर पाई जाती है। कितने प्रकार की? 100 प्रकार कैंसर है, सारी नहीं पढ़नी हमें। मुख्य कैंसर है ना, वो 3 टाइप की होती है मेन। अब आप कैंसर के प्रकार की बात करें तो आप पेज के सेंटर में लिखोगे टाइप ऑफ कैंसर या कैंसर के प्रकार। कैंसर को अपने सामान्य 3 भागों में बांट लेते हैं। वैसे कैंसर है ना, सीधा कैंसर 2 प्रकार की होती है। सुदूम कैंसर होती है, एक दुर्दुम कैंसर, नाम बांधते हैं इसे। सुदूम कैंसर ये दर्दनाक नहीं है, नुकसानदायक नहीं होती है, हम सबको होती है सुदूम कैंसर। दू से दुर्दुम, दे से दर्दनाक। तो दुर्दुम कैंसर होती है वो दर्दनाक होती है, तो मेन कैंसर दुर्दुम ही होती है, सुदूम कैंसर नहीं होती। सुदूम कैंसर सबको देखी होगी आपने, आइठन। खेत में आप कोई लंबे समय से काम नहीं कर रहे हो, मान लो मार्केट मेरे घर पे गए है ना, 2-3 दिन की छुट्टी है, घरे जानता ही घर लंग सीध में आ गयो, चाल का सिले पानी की बारी है या खालो बनाशा के चाल, तो आप अचानक से काम करोगे, हाथ पे यहाँ ऐसे बन जाती है, आइठन होती है ना, समझ रहे ना, आइठन पैर में हो जाते हैं। बुजुर्ग देखे होगे, बुढ़ापा जैसे बूढ़िया के अंदर विभाजन ज्यादा चलता है। बुजुर्ग होते हैं ना, गांव में चौकी पर बैठे रहे यार, ब्लेड ले गिट्टो सोल ला रही हुई, वो क्या है, वो कैंसर ही है, सुदूम कैंसर है, पर वो दर्दनाक नुकसानदायक सीधा कोशिका गुच्छा बन जाता है ना। कैंसर मेन होते दुर्दुम, वही किसी को कैंसर मानते हैं अपने। अब कैंसर है ना, उसको अपने सामान्य मानते हैं 3 प्रकार से। एक होती है सार्कोमा कैंसर, एक होता कार्सिनोमा कैंसर, एक होती है ल्यूकेमिया कैंसर। 3 कैंसर के मेन टाइप है। क्या होती है? सैस सार्कोमा, सैस संयोजी। बॉडी में बहुत सारे उत्तक है। उत्तक क्या होता है? कोशिका और कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक। कोशिकाओं का गुच्छा उत्तक है, कोशिकाओं का अनियंत्रित गुच्छा कैंसर है। कोशिका और कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, फिर उत्तक और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, फिर अंग और अंग मिलकर शरीर बनता है। तो कोशिकाओं का समूह होता है, उसको उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का वो एक विशेष समूह जो किसी निश्चित कार्य को संपन्न करे, उसका नाम उत्तक है। तो बहुत उत्तक है बॉडी में, है ना, उपकला उत्तक है, स्योंजी उत्तक है ना, कार्सिनोमा उत्तक भी है, एपिथेलियम उत्तक है, एडिपोज उत्तक है, बहुत उत्तक है बॉडी में। स्योंजी उत्तक जो होते हैं ना, उनमें सार्कोमा कैंसर पाई जाती है। स्योंजी उत्तक कौन है? जैसे अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, जैसे हमारी त्वचा होगी, है ना। कार्सिनोमा कैंसर यहां पर अस्थियां होती है, जैसे एडिपोज, हड्डियों के जोड़ के अंदर हो गया कोई कैंसर, लिगामेंट में कोई हो गया, टेंडन में हो गया, गले में हो गया, मांसपेशी हड्डियां, है ना, फेफड़े में हो गया, तो वो कार्सिनोमा है ना। तरल स्योंजी उत्तक में, यानी जैसे रक्त हो गया बॉडी में, खून की कैंसर या अस्थि मज्जा है शरीर में, वो होते हैं ल्यूकेमिया कैंसर। तो उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक एक ही बात है। उपकला उत्तक भी इसी को कहते हैं, एपिथेलियम भी इसी को कहते हैं। एपिथेलियम, एपिथेलियम उत्तक। जो तरल स्योंजी उत्तक है, तरल स्योंजी
तरल संयुजक क्या है हमारी बॉडी में? दो तरल संयुजक है, एक तो रक्त है, एक अस्थि मज्जा है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटें पढ़ाई थी मैंने, कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या है? तरल संयुजक है। रक्त क्या है? रक्त भी तरल संयुजक का ब्लड में पढ़ाया था मैंने आपको। तो तरल संयुजकों में होती है ल्यूकेमिया कैंसर। जैसे आपको बोले ब्लड कैंसर कौन सी कैंसर है? ल्यूकेमिया कैंसर है। आपको पूछेंगे संयुजकों में कौन सी कैंसर पाई जाती है? सार्कोमा कैंसर। उपकला ऊतकों में कौन सी कैंसर पाई जाती है? कार्सिनोमा कैंसर, है ना। और रक्त के अंदर कौन सी कैंसर? ल्यूकेमिया कैंसर है ना। ल्यूकेमिया कैंसर क्या है? ये ब्लड कैंसर बोल दो आप भले उदाहरण के लिए। खून की कैंसर जो है बोले ब्लड कैंसर, है ना। तो खून की कैंसर है वो भी क्या है? ल्यूकेमिया कैंसर है। पेपर में पूछ लेते हैं कि ब्लड कैंसर कौन सी कैंसर होती है? तो ल्यूकेमिया कैंसर होती है। किससे होती है ये ल्यूकेमिया कैंसर है ना, ब्लड कैंसर किससे होती है? ये डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होती है। अगर आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी में पढ़ाया था, डब्ल्यूबीसी कमी से कौन सा रोग होता है? और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर। याद आ रहा है? ब्लड में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये क्या है? जो डब्ल्यूबीसी की अधिकता है, डब्ल्यूबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। हिंदी में आप इसको एक और नाम भी दे सकते हो, खून की कैंसर को हिंदी में क्या? अति श्वेत रक्तता। अति श्वेत रक्तता। अति श्वेत रक्तता का मतलब क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो जैसे खून की कमी को क्या कहते हैं हिंदी में? रक्त अल्पता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीमिया। हिंदी में खून की कमी तो रक्त अल्पता कहते हैं। ये अल्पता नहीं है, अधिकता है। किसकी? श्वेत रुधिर कणिकाओं के। तो अति श्वेत रक्तता, ये भी नाम बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ कैंसर के और का नाम भी छोटे छोटे और भी रख लेना याद। जैसे होगी त्वचा की कैंसर। त्वचा की कैंसर, त्वचा के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, मेलानिन वर्णक, जो त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। मेलानिन जिसमें जितना ज्यादा होगा, है ना, वो लोग उनकी बॉडी उतनी डार्क होगी, जैसे काले होंगे, है ना। जहां टेम्परेचर, जहां तापमान ज्यादा है ना, वहां पर लोग काले हैं। जहां तापमान कम है वहां पर लोग गोरे हैं। तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो जो त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करता है? वर्णक होता है जिसका नाम होता है मेलानिन वर्णक। इसके कारण त्वचा के रंग का निर्धारण होता है ना। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का वर्णक कौन है? परिणित, क्योंकि पत्तियों का रंग का निर्धारण कर रहे हैं, है ना। हमारे रक्त का निर्धारण कौन करता है? हीमोग्लोबिन, तो वो रुधिर वर्णक है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम, तो मूत्र का वर्णक है। ऐसे ये वर्णक किसका है? त्वचा का वर्णक है। मेलानिन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी बॉडी उतनी गहरी होगी। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, गेहुआ। इंडिया में लगभग, हमारे क्षेत्र के अंदर लोग लगभग गेहुए कलर के होते हैं, सांवले होते हैं, है ना। ये इसी का कारण है। अब मेलानिन जितना निकलेगा ना आपकी बॉडी में, उतने तिल बन जाते हैं यार। ज्यादा अगर मेलानिन निकला तो तिल है ना, जगह जगह तिल बन जाएंगे, तिल का गुच्छा हो जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। फिर उसको कहते हैं कौन सी? मेलानोमा कैंसर। तो त्वचा की कैंसर कौन सी कैंसर होती है? मेलानोमा कैंसर होती है। मेलानोमा कैंसर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मेलानिन। नोटिस किया होगा आप गर्मियों के अंदर, है ना, है श्योंजी ऊतकों में, श्योंजी ऊतकों में सार्कोमा कैंसर, ठीक है। किसमें? नहीं, त्वचा कैंसर है तो इसमें ही सार्कोमा कैंसर, पर इस त्वचा का नाम वर्णक के कारण क्या पड़ता है? मेलानोमा कैंसर वर्णक कारण। आप नोटिस किया होगा, आप गर्मियों वगैरह में टी शर्ट पहनते हो, तो टी शर्ट पहन रखिए, वहां का भाग थोड़ा सा सफेद होता है और नीचे वाला भाग खुला पड़ा है हाथ बाजू की, वो त्वचा डार्क हो जाती है, थोड़ी सी काली हो जाती है ना। ये टेम्परेचर का काम है, इस किसका काम है? मेलानिन का काम है सारा ये, ठीक है। तो ज्यादा तिल हो जाएंगे। कई लोगों को देखा होगा चेहरे पर तिल से होते, तो ऐसे मस्त टाइप से बन जाती है किसी किसी की त्वचा, ऐसी खड्डे से खड्डे अजीब सी होती है, वो कैंसर का रूप लेता है बाद में। अब और क्या है, एक और याद रखना, दिमाग की कैंसर तो आपको पता ही है, ब्रेन कैंसर होगी तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। त्वचा कैंसर होगी मेलानोमा कैंसर। अब इसके कुछ उपचार भी है, ये उतारो पहले इतना। गले की कैंसर, थायराइड कैंसर, गले में थायराइड ग्रंथि है तो थायराइड कैंसर बोल लो।
पेपर में सिंपल सा पूछ लेंगे, त्वचा कैंसर कौन सी कैंसर होती है, मेलानोमा कैंसर, गले कैंसर, थायराइड कैंसर, दिमाग की बोलोगे तो ब्रेन कैंसर होगी, स्योंजी उत्तकों में कौन सी कैंसर पाई जाती है, सार्कोमा कैंसर, उपकला उत्तकों में कौन सी कैंसर होती है, कार्सिनोमा, तरल स्योंजी उत्तकों में कौन सी कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर कौन सी कैंसर है, ल्यूकेमिया कैंसर, WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो ब्लड कैंसर। वो कैंसर में मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड वाला, इससे लगभग क्वेश्चन बनने के चांस रहती है यहाँ से। इतनी बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं कुछ ट्रीटमेंट है, थेरेपी क्या क्या है ना। हाँ इधर देखो, ये तो है कि त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सा वर्ण करता है, तो त्वचा के रंग का निर्धारण करता है मेलानिन। इधर देखो WBC की कमी से एलर्जी, हाँ ऐसा नहीं है, लिखवाया था। सामान्यतः मनुष्य के दो ऐसे अंग है, लीवर और मस्तिष्क, जिनमें कैंसर नहीं होती है, पर ऐसा नहीं कभी हो ही नहीं सकती। सामान्यतः मनुष्य के कौन से अंग कैंसर से ग्रसित नहीं होते हैं? लीवर मस्तिष्क कैंसर से ग्रसित नहीं होते, हो गई तो उपचार भी है, ठीक है। ज्यादा आपने कैंसर कौन सुने, फेफड़े कैंसर सुनी होगी, गर्भाशय कैंसर सुनी होगी, स्तन कैंसर सुनी होगी, या मुख की कैंसर गले की सुनी होगी। ज्यादा कैंसर यही है, संसार में सबसे ज्यादा कैंसर फेफड़े की होती है, पढ़ेंगे आगे। अब उपचार क्या क्या है कैंसर का, जांच क्या क्या है कैंसर में, उपचार व जांच, ट्रीटमेंट क्या क्या है कैंसर में। कैंसर में कुछ थेरेपी दी जाती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संबंध किससे है। एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, ठीक है ना, एक होती है रेडियोथेरेपी। पेपर में आ जाता है कि कीमोथेरेपी का संबंध किस रोग से है, कैंसर से, रेडियोथेरेपी का संबंध किससे है, कैंसर से। ऐसे ट्रीटमेंट के नाम आएंगे। रेडियोथेरेपी, एक होती है बैक्टी थेरेपी, एक कैंसर में आता है बायोप्सी, और क्या हो सकता है कैंसर में, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, MRP नहीं है, MRP मैक्सिमम प्राइस होता है, वो मूल्य होता है अंकित मूल्य, वो MRP नहीं है, ये MRI है। कीमोथेरेपी, देखो कीमो का मतलब केमिकल मतलब रासायन, तो इसमें रासायनिक उपचार होता है। रासायनिक किसके बनते हैं, समस्थानिकों के बनते हैं। समस्थानिक आते हैं, ब्लड कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक काम आता है, तो कहते हो कोबाल्ट 60। मस्तिष्क कैंसर में क्या काम आता है, पारा 203, है ना। गले के कैंसर में तो कहते हो आयोडीन 130, ऐसे समस्थानिक काम आते हैं। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक काम आते हैं। यहाँ पर रेडियो सक्रिय समस्थानिकों से उपचार करना है ना, वो कहलाता है कीमोथेरेपी। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों से उपचार, इनसे कुछ किरणें निकलती है, वो किरणें कोशिका गुच्छ पर डालते हैं, कोशिका गुच्छ टूट जाता है, और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में एक्स किरणों से उपचार होता है। एक और ध्यान रखना, बैक्टीथेरेपी ना, ये बाहर से उपचार होता है, कीमोथेरेपी अंदर से उपचार होता है। जैसे बाहर किसी अंग पर कैंसर हो, जैसे गले में होगी तो बाहर से ट्रीटमेंट करेंगे। कान मान लो आप से भयंकर गिरे, है ना, तो आपके सिर में चोट आई अंदर से कान में, है ना, तो ईयर सिरोमा हो गया, एक पानी का इसे मतलब बन जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर उसका डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो बाहर से जो उपचार होता है ना कैंसर का, वो होता है बैक्टीरियोथेरेपी। वैसे बैक्टी और वैसे बाहर आंतरिक उपचार है, वही ये अंदर वाली है, अंदर उपचार होते हैं ऑपरेशन करके। बाहर से उपचार करना है ना, उस थेरेपी का नाम है बैक्टीरियोथेरेपी उपचार। बायोप्सी क्या है, जहां पर कोशिका गुच्छ होता है, फर्स्ट स्टेज होती है। वैसे तो कैंसर का कोई संसार में उपचार है ही नहीं कहीं, है ना, नॉर्मल लेवल पे काम होते नहीं, क्योंकि ये जो समस्थानिक है ना, ये बहुत छोटे हैं। अब कैंसर की जीन है ना, एक बार जहां से कैंसर चल पड़ी ना, अब गुणसूत्रों के अंदर जीन है, जीन इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों तुम देख नहीं सकते। तो बताओ कैंसर में कैंसर की जीन को, यानी शरीर के अंदर जीन, एक छोटी जीन को ढूंढना कितना मुश्किल है। सामान्य नॉर्मल लेवल पे उपचार नहीं होते कि ये जिले पे यहाँ पे हो जाए या हो जाए, आउट ऑफ कंट्री उपचार होते हैं।
कई बार कैंसर का ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज में हो भी जाता है, अगर होगी तो बाद में कोई उपचार नहीं, कैंसर मरेगा बंदा, ठीक है, भयंकर रोग है, खतरनाक है, फिक्स कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं वैसे, पर कुछ हद तक कोशिश की जाती है ऐसी, ठीक है। एक कीमोथेरेपी वाला तो काम है ही खतरनाक, जहाँ कीमोथेरेपी कराती है ना, जैसे मान लो ये कोशिका गुच्छ था इसे कैंसर का, ऐसे मान लो ये कोशिका गुच्छ है कैंसर का, तो जब कीमोथेरेपी होगी ना, तो कीमोथेरेपी क्या करता है, जो कोशिका गुच्छ है ना हानिकारक, उसको नष्ट करता है, तोड़ देता है इसे, कीमोथेरेपी में केमिकल तोड़ देते हैं। पर ये बाहर की कई बार क्या होती है, जो लाभदायक कोशिकाएं भी होती है, सही कोशिकाएं, खराब कोशिकाओं तोड़ता ही है, बाहर वाली कोशिकाएं ना उनको भी कई बार नष्ट कर देता है, तो शरीर पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कीमोथेरेपी कराते हैं, बॉडी के बाल उड़ जाते हैं, बाल उड़ जाते, टकले हो जाते हैं, है ना। युवराज सिंह है, उसको कैंसर थी, उसने कीमोथेरेपी करवाई थी, उसके बाल उड़ गए, उसने बालों का ट्रांसप्लांट कराया, बाल है नहीं उसके, नकली है वो, ठीक है। तो ये हानिकारक उपचार भी इनमें कोई देखने को मिलती है, ठीक है। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी में जैसे मान लो कैंसर है, कोशिका गुच्छ है, पहली स्टेज है, इस गुच्छ को काट करके बाहर निकाल देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, तो उत्तक की काट को काट कर उपचार करना बायोप्सी है। उत्तक की काट को काट कर उपचार करेंगे, वो क्या है, बायोप्सी। सीटी स्कैन वगैरह तो नॉर्मली आप सुनते हो, क्या करने गए, सीटी स्कैन कराने गए, दिमाग में होता है तो कहते गंगानगर गई हुए क्या, दिमाग में चोट वगैरह, एमआरआई कराने गए कहते हो ना, तो ये कुछ जांचें मैंने क्यों लिखे, पेपर में आ जाता है। ब्लड टेस्ट भी होता है कैंसर में, ब्लड टेस्ट में WBC का दिखता है तो ब्लड कैंसर है आप में, तो ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम याद रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये पूछ लेते पेपर में कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, या इमेजिंग कह सकती हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये कुछ जांच लिख लेना, कैंसर के उपचार लिख लेना। जैसे गले में मान लो यहाँ पे कैंसर है ना, घाव पड़ गया, इसे कुछ का गुच्छ है, तो फर्स्ट स्टेज है, मान लो छोटा सा एक, मान लो कई बार गांठ सी बनती है, अपने गौर नहीं करते कि ऐसी होगी, वो धीरे धीरे फिर कैंसर का रूप धारण कर लेती है, तो उसको यहाँ से उत्तक की काट को, जो कैंसर वाला भाग है ना, खराब कोशिकाएं जीन है, उस गुच्छ को काट देंगे, फिर ऑपरेशन कर देंगे। अगर वो जीन फिर दोबारा नियंत्रित नहीं चली तो ट्रीटमेंट हो गया, चल पड़ी तो अब वजन संभव नहीं, छोटी जीन बहुत छोटी, देख पाना संभव नहीं। सेक करते हैं कैंसर में, वो क्या होता है, सेक लगाते हैं, क्या सेक लगाते हैं कैंसर के उपचार के लिए, सेक मस्तिष्क के लिए, वो तो CFS होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, तरल होता है दिमाग में, उत्प्लावकता बढ़ाता है। जैसे BCG तो टीका है, बैसिलस कोलमेट यूरिन टिप भी गए, इधर देखो, यूं समझो आपका जो दिमाग है उसका सामान्य वजन कितना है, 1200 से 1400 ग्राम वजन है, 1.3 kg का दिमाग मानते हैं, मान लो 1.5 किलो के आसपास हो गया। कभी आपको ऐसे महसूस हुआ है कि आपके गर्दन के ऊपर 1.5 किलो का बाट रखा हुआ है, कभी लगता है ऐसा क्या, अरे सिर के ऊपर आप 1.5 किलो का बाट रख दो, महसूस होगा, होगा, है ना। 100 ग्राम का बाट सिर पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 100 ग्राम का बाट सिर पे पूरे दिन रखा ऐसे पूरे दिन रखा पड़ा है, ऐसे मारकर अभी सिर पे रखा हुआ है, कोई वजन नहीं इसका, यार पूरे दिन ये रहे ना तो 4-5 घंटे बाद आपको भारी लगने लग जाएगा, नोटिस किया होगा। हल्का सा कोई थैला वगैरह भी आप पकड़ के ऐसे उतारते हो तो कोई टेंशन नहीं है, भारी होता उतार देते हो, हल्के थैले को आप लेकर जा रहे हो 5 किलोमीटर अगर पैदल चल रहे हो ना, वो आपको भारी लगने लग जाएगा, होगा ना काम। तो ऐसा क्यों लगता, दिमाग का जो है ना, हमारी खोपड़ी के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको कहते हैं CFS, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, या कहते हैं प्रे मस्तिष्क मेरुद्रव्य, दिमाग के अंदर खोपड़ी में तैर रहा है, वो एक तरल तैर रहा है, इस तरल के अंदर हमारा दिमाग तैरता है, और तैरती हुई कोई चीज है ना वो हल्की महसूस होती है, नोटिस कर लेना। आप डिग्गी में से पानी की बाल्टी निकालोगे, जब तक पानी की बाल्टी पानी के संपर्क में रहेगी तब तक हल्की होगी, और 20 लीटर की आप अंगुली से भले रस्सी से खींच लो, जैसे ही पानी से बाहर निकलेगा ना फिर जोर लगाना पड़े, नोटिस किया हुआ। तो जल में हम तैर रहे हैं, आपको आपके बाहर का आवाज शून्य होता है, पानी में तैर रहे हो तो, कारण जो तरल होता है ना, द्रव है ना, वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ऊपर धकेलता है वस्तुओं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है ना, पानी के अंदर एक बल पाया जाता है, तरल जो होते हैं ना वो वस्तुओं को ऊपर की ओर एक धकेलने काम करते हैं, ऊपर की ओर बल लगाते हैं, इस बल का नाम होता है उत्प्लावक बल। इसके कारण हमारे मस्तिष्क को उत्प्लावकता मिल जाती है, तैरने लग जाता है वो। तो दिमाग का रियल जो वजन महसूस होता है ना वो 180 ग्राम महसूस होता है, अभी जो आपको महसूस हो रहा है ना वो लगभग 150 से 180 ग्राम के आसपास है, जबकि रियल में है कितना, ये 1.5 किलो का। अगर ये नहीं होता ना, वो तरल नहीं होता, तो रोज हमें आभास होता है इस बात का गर्दन के ऊपर कुछ रखा हुआ है आइटम,
ठीक है, ये चीज जबड़ को तो लार तो यहाँ कर दन तोड़ देसी है तो कोई अला भाई क्या हम तो नस भाई के फसीलिए तेरे नस लड़ना जी और कोई काम को नहीं कर नस लावा क्या मिला हुआ नस भाई उंदा उंदा काम है धड़कन। ये उतार लिया। अब देखो उपचार में मैंने बोला पहला 1 नंबर कि समय स्थानिकों से उपचार होता है। कैंसर के उपचार में क्या समय स्थानिक काम आते हैं? देखो अगर मैं आपको बोलूं आंखों और त्वचा की कैंसर, आंखों तथा हाँ नहीं क्वेश्चन है आंखों तथा त्वचा की कैंसर के उपचार में, पेपर में क्वेश्चन आएगा आंखों और त्वचा की कैंसर के उपचार में कौन सा समय स्थानिक काम आता है। यहां पर समय स्थानिक काम आता है स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम धातु है। मैंने आपको जब केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है मैंने पढ़ाई थी, आवर्त सारणी पढ़ाया था। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वर्ग नंबर 2 सुंदर स्ट्रोंशियम एक रेडियो सक्रिय धातु है ना। ऐसी जैसे लोहा सोना चांदी होता है ना तांबा, ऐसे स्ट्रोंशियम एक धातु होती है। ऐसी स्ट्रोंशियम धातु जिसका द्रव्यमान 90 यूनिट है वो कैंसर के उपचार में काम आएगी। किसमें? आंख और त्वचा की कैंसर। और गले की कैंसर तो गले में ग्रंथि है, कौन सी अभी पढ़ाई थी, थायराइड ग्रंथि है और इसके अंदर क्या होता है आयोडीन होता है, तो उपचार में भी आयोडीन ही काम आएगा। गले की कैंसर के उपचार में, गले की कैंसर के उपचार में यहां काम आएगा आयोडीन 130 या फिर आयोडीन 131। ऐसी आयोडीन धातु जिसका द्रव्यमान 130 यूनिट है और 131 यूनिट है, ये रेडियो सक्रिय समय स्थानिक है, ये गले की कैंसर के उपचार में काम आएंगे। रक्त कैंसर, खून की कैंसर, ब्लड कैंसर बोल दो। रक्त कैंसर के उपचार में या तो आएगा काम कोबाल्ट 60 या फिर काम आता है ओरम 198। कोबाल्ट एक धातु है, ऐसी कोबाल्ट धातु जिसका द्रव्यमान 60 यूनिट है वो ब्लड कैंसर के उपचार में काम आएगी। ओरम मतलब सोना गोल्ड, ओरम का वो रेडियो सक्रिय समय स्थानिक जिसका द्रव्यमान 198 यूनिट है वो आएगा रक्त कैंसर के उपचार में। सामान्यतः दिमाग और लिवर में कैंसर होती तो नहीं है, पर हो जाए तो उपचार है मस्तिष्क कैंसर का। पहली स्टेज में उपचार है, बाकी संभव ही नहीं है वैसे तो, हमारे यहां नॉर्मल तो होता ही नहीं है। मस्तिष्क कैंसर के उपचार में दिमाग की कैंसर है, ब्रेन कैंसर है। मस्तिष्क कैंसर के उपचार में काम आता है पारा 203। ऐसी पारा धातु जिसका द्रव्यमान 203 यूनिट है वो आएगी मस्तिष्क कैंसर के उपचार में। ये कुछ समय स्थानिक याद रख लेना। एक कई बार इस रक्त कैंसर के अंदर ब्लड कैंसर में एक और भी आ जाता है सीजियम 225, ये भी याद रख लेना। सीजियम, सीजियम धातु एक पढ़ाई थी, द्रव धातु में सीजियम और गैलियम इतनी क्रियाशील धातु में होती है, हथेली पर रखते ही पानी बन जाता है, पिघल जाती है। सीजियम का टुकड़ा लो हथेली पे रखो पिघल जाएगी। बॉडी का टेम्परेचर है, सीजियम का गलनांक बिंदु है 26 डिग्री, शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो शरीर का तापमान 11 डिग्री फालतू है, ये 26 से पिघल जाती है। हथेली पे रखा तुरंत शरीर का ताप आया, पानी बन गई। रेडियो सक्रिय होती है सीजियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव में काम आती है, लिखवाई थी मैंने, है ना। ये कुछ समय स्थानिक है, इत्यादि। तो पेपर में ऐसे आता है निम्न में से कौन सा कैंसर, इतना गहराई से तो पूछती नहीं, आंखों में कौन सा, गले में कौन, सीधा आ जाता है कैंसर के उपचार में निम्न कौन सा समय स्थानिक काम आता है। इनमें से कोई एक आधा लिखा हुआ मिल जाए, मेन यही है वैसे, बाकी बहुत कम चांस है आने की। नोट लगा के लाइन लिखना चाहो लिख लो कि सामान्यतः मनुष्य के लीवर और मस्तिष्क में कैंसर नहीं होती है। मैंने बोला सामान्यतः, तो चांसेस बहुत कम है होने के। ज्यादा कैंसर मिलती है फेफड़े की, गले की, मुख की, स्तन की हो जाती है महिलाओं में, गर्भाशय की हो जाती है, असुरक्षित यौन संबंध से कैंसर बन जाती है। ये मेन कैंसर होती है इतनी। सामान्यतः लीवर और मस्तिष्क में कैंसर नहीं होती है। बता लिया। यहां पे कौन सा था लास्ट में, सामान्यतः मनुष्य के लीवर तथा मस्तिष्क में कैंसर नहीं होती है, सामान्य चांस नहीं है होने के। तो मस्तिष्क कैंसर के उपचार में काम आता है पारा 203।
इतना ही है। आप देखो कैंसर, बात करूं मैं भारत में, अब बात करूं होल वर्ल्ड की बात करूं, पूरे संसार की बात करूं, विश्व की बात करूं, विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर नर में किस अंग की होती है? वेरी गुड, फेफड़े की। मादा में? विश्व में नर में सबसे ज्यादा कैंसर किस अंग की होती है? मादा में? मादा में कैंसर ज्यादा चांस है गर्भाशय की। गर्भ निरोधक कई बार ज्यादा लेते हैं, है ना, तो ये साइड इफेक्ट डालते हैं, इनसे कई बार कैंसर भी बन जाती है। तो गर्भ निरोधक जितनी दवाई होती है उनका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ये घातक है। ठीक है। नर में तो हम धूम्रपान का सेवन करते हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में धूम्रपान है, गुटखा बीड़ी, तान से नरे आवे नहीं जुगाड़, हाँ ना नजर है बिना नजर है, हाँ सारी बता दी था मैं, हाँ जो भी है मजदूर 2000 5000 आई पहला अंतिम में, ये ज्यादा करते हैं ना मुख, ये कैंसर का कारण है। मादाओं के अंदर, हमारे यहाँ मादाएं है ना, वो स्तन वाले प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा यूज करती है ना, तो स्तन की कैंसर हो जाती है, क्योंकि अज्ञानता होती है, पता होता नहीं है। ठीक है, कोई ऑनलाइन देख लिया, वो मंगवा लिया, ये मंगवा लिया, कई बार ये साइड इफेक्ट हो जाता है कार्सिनोम। हंसने वाली क्या बात है, रियलिटी है, नहीं है क्या बताओ? तो फिर हाँ सोट गई, कैंसर है, स्तन कैंसर होती है मादाओं में, गांठें बन जाती है यहाँ पर। तो कई बार पेपर में ये देखो 4 अंग ज्यादा कैंसर से ग्रसित होती है ना। संसार में सबसे ज्यादा कैंसर तो फेफड़े की होती है। ठीक है, धूम्रपान भी इसका कारण है। अगर पूछते आपसे भारत में नर में सबसे ज्यादा कैंसर किस अंग की होती है? मुख। मादा में नर में सबसे ज्यादा कैंसर किस अंग की होती है? स्तन कैंसर। विश्व में नर में सबसे ज्यादा कैंसर किस अंग की होती है? फेफड़े की। और मादा में पूछे तो कैंसर का मेन कारण वैसे जानू ना आपकी, कारण क्या है कैंसर का? कैंसर का कारण होता है कार्सिनोजन रसायन, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, फ्लोरोकार्बन हो गए, है ना, ये गुड़ी जो आ गया, क्या नाम है, गुटखा वगैरह आ गया, बीड़ी आ गई, ठीक है, जर्दा जुर्दा हो गया। ये ज्यादा मात्रा में चाय का भी सेवन करते तो भी कैंसर हो सकती है। चाय में भी कार्सिनोजन रसायन होता है थीन। ज्यादा चाय का सेवन करते हो, कहते हैं डॉक्टर कहते तेजाब बढ़ने से चाहूं चाह कम कर दे, कही हुआ माई का लाल 8 9 चाह पिए दिन में, दिन का 5 बजे किसी पहली चाह, फिर 6 1 बजे 6:30 दूसरी चाह, फिर 8 1 बजे तीसरी चाह, फिर रोटी बाद वाली चाह, फिर दोपहर वाली चाह, फिर 4 बजे वाली चाह, फिर शाम ने 6 7 बजे वाली चाह, फिर रोटी खा के 10 सामने सोई पढ़ने का बनू चाह बना लियो, पढ़ चाह पी फिर सोइए, है ना। तो ज्यादा अगर चाय लेते हो ना, चाय में कार्सिनोजन रसायन क्या होता है? थीन। कॉफी के अंदर क्या होता है? कैफीन, है ना। तो चाय कॉफी ज्यादा मात्रा में सेवन करते हो ना तो भी कैंसर का कारण है। दिन में 1 कप कॉफी लेते हो, बढ़िया रहता है बॉडी के लिए। ठीक है, 1 2 की बात आ गई, मतलब चाह लेते ना कोई पीना सारा दिन जुटे रहे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ठीक है, धूप अगरबत्ती है ना, वो भी कैंसर का कारण है, पता है आपको? ज्यादा आप धूप अगरबत्ती करते हो ना, धूप अगरबत्ती कई हुआ है, अलग अलग जिया सिस्टम हुआ, मंदिर में जासी कोई 11 अगरबत्ती लगावा है, कई 21 लगावा है इकट्ठी, तो 2 में राजी हो जाए। भगवान तो भगवान ही है, कभी 21 का ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप ये धूप अगरबत्ती ये जलाते हो ना, इनसे भी कैंसर होता है। ये सारे कार्सिनोजन रसायन है, ये कैंसर के कारण है। पेपर में पूछ लेते कई बार, निम्न में से कैंसर का कारण क्या है, तो आप बोलोगे कार्सिनोजन रसायन। ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि आप आज के बाद आप बोल दो कि गुर्दे का कैंसर हो तो छोड़नी पड़ी, ऐसा नहीं है, ज्यादा घातक है। कैंसर का कारण, ग्रीन टी तो वेट लॉस करने के लिए होती है। कैंसर का कारण कार्सिनोजन रसायन। उदाहरण के लिए हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन हो गए, है ना। धूम्रपान हो गया ना, और लिख लो अत्यधिक चाय, या फिर थीन, चाय के अंदर थीन है, कॉफी के अंदर होता है कैफीन। कई बार पेपर में ये भी आ जाता है, चाय में कौन सा कार्सिनोजन रसायन पाया जाता है? चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है।
धूप अगरबत्ती भी लिख सकते हो, ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि आप धूप अगरबत्ती करना ही छोड़ दो, ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा। हाँ निकोटीन तंबाकू में। हाँ तो कॉपी है तो उसी जरूरी नहीं है कि होगा श्वसन की समस्या तो आएगी। टोबेकम ना इंग्लिश में कहते हैं, टोबेकम तंबाकू ही होती है ये। बस ठीक है, तो नहीं सही है, सही। तंबाकू इंग्लिश में लिखा होता है ना, तो देख लेना TOBACOME ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। करो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ज्यादा की बात कर रहा हूं। ये कारण है, ठीक है। तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू में होता है निकोटीन। निकोटीन भी कैंसर का ही कारण है, मुख्य कैंसर हो जाती है। पर फोटो मंडड़ी वैसा लिख खड़ी है, और फोटो ये सामने लटका सक दुकान लो कैंसर हो सी, वो तो खाओ कौन, जो किसी परला पास पाट के दे दे। आप फोटो कौन देखा, हाँ वो ध्यान को करे, फोटो बने देगी उल्टी कर ले, अब जय मंगा ले, अब कौन ही हुआ। तो अलग अलग कारण है, ठीक है। ये कारण होता है। शराब है, सबको पता हानिकारक है, तो जहां पे ठेका होता है ना, वहां पे ऑन रोड पे बोर्ड लगाते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाल रंग में बड़ा बड़ा लिखा होता है, साथ में तीर का निशान होता है, किन है आजा। नोटिस किया होगा ना, कहीं भी देखना ऑन रोड बोर्ड, रोड से 500 मीटर दूर कर दिए ठेके, तो इधर मान लो सड़क है ना, तो इधर ऑन रोड पे लिखा हुआ मिलेगा, जहां भी देखना हर जगह मिल जाता है ऑन रोड पे लिखा हुआ। तो सोचने वाली बात है कि लाल कलर में लिखा होता साथ में बड़ा बड़ा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक और लिखते हैं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, फिर तीर का निशान होता है, किन्ना आने दे मोड़ से आजा। ये कारण है, फिर भी लोग जाते हैं वहां पे, कारण है। हाँ जर्दा पूरी पर लिखा होगा नहीं, कैंसर। तो इधर देखो, ये आपका पहला रोग था कैंसर, सबसे बड़ा असंक्रामक रोगों में बड़ा टॉपिक यही था, कैंसर ही था, ठीक है, पूरा हो गया कंप्लीट। अब 2 नंबर पढ़ते हैं अपनी हृदयाघात। हृदयाघात, दिल का दौरा बोल दो या फिर हार्ट अटैक बोल दो, है ना। किससे होता है, मैंने आपको शायद ये पढ़ाया भी था कि लीवर होता है, वो क्या करता है, मानव का यकृत आवश्यकता से अधिक वसा को तोड़कर क्या बना देता है, कोलेस्ट्रॉल बना देता है, लिखवाया था ना। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी में जगह जगह जमा हो जाता है, और इसी का कारण क्या होता है, इसी कारण होता है हृदयाघात। इधर देखो कैसे, ये आप जो आपका लीवर है ना, यूं लिख लेते हैं वसा, पहले आप यूं सुनो, कैसे पोषक तत्व है ना, तुरंत ऊर्जा। सबसे पहले हमें ऊर्जा कौन देता है, सबसे पहले हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, जैसे रोटी सब्जी हो गई, है ना, आपने कोई ग्रीन सैलेड वगैरह लिया है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट। आलू है, मतलब ये खाया है, ठीक है ना, सब ज्यादा आलू में स्टार्च होता है, बहुत ऊर्जा। चावल है, ये तुरंत मतलब सब एक दिन के लिए ऊर्जा, बोलूं एक दिन के लिए, एक दिन के लिए ऊर्जा ये देते हैं। आज आप खाओगे, सुबह खाना खाया, ऊर्जा मिली आपको, पूरे दिन मिल रही है। शाम खाना खाओगे, फिर बाद में मिलती रहेगी, फिर खाओगे तो बाद में मिलती रहेगी, मतलब लंबे समय तक ऊर्जा नहीं देते। ये मेन ऊर्जा काम इसी का ही है। अगर मैं बोलूं लंबे समय तक ऊर्जा कौन देगा, लंबे समय तक ऊर्जा देती है वसा। और अगर मैं बात करूं बुढ़ापे की, वृद्ध के अंदर, है ना, बुढ़ापे में बात करूं, वृद्ध में बात करूं, बुढ़ापे में ऊर्जा देती है हमें प्रोटीन। इसकी तो वैसे जरूरत ना ही पड़े तो ये अच्छी बात है। बुजुर्ग होते हैं, प्रोटीन की कमी आ जाती है, जैसे आप वृद्धावस्था में जाएंगे तो हमारी त्वचा है ना, त्वचा है ना ऐसे लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा लटक जाएगी, कंकाल दिखने लग जाता है, तब प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये काम है इसको ऊर्जा का। अब हम जो भोजन लेते हैं ना, मैंने आपको बताया था, ऊर्जा इससे मिल जाती है अपने को। हम कार्बोहाइड्रेट इतना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं कि हमें वसा की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें लेनी भी नहीं चाहिए। वसा वो लोग लेंगे जो शारीरिक परिश्रम करते, तुम लोग ले सकते हो, शारीरिक परिश्रम करते हो तुम लोग, योगा व्यायाम करते वो लोग ले सकते, खेत में काम करते हैं उनको जरूरत है। अब वसा 2 प्रकार की है, एक जंतु की वसा, एक होती है पादप की वसा।
जंतु वसा होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पादपों की वसा होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जंतु वसा का मतलब क्या है? जैसे दूध हो गया, घी हो गया, है ना, ये जंतु वसा है, ठीक है ना। तो मैंने आप बताया भी था। पादप वसा होती है ना, वो होती है तेल। भैंस का घी, गाय का घी कहते हो, भैंस का तेल तो नहीं कहते। गाय का तेल सुना है, सरसों का घी सुना है, तिल का घी सुना है। सरसों का तेल क्योंकि पादप की वसा है, सरसों है, तिल है, सोयाबीन है, पादप वसा है, तो वो तेल होते हैं, असंतृप्त है। ये जंतु वसा है, ये घी होते हैं, गाय का घी, बकरी का घी, है ना, भैंस का घी, ऐसे कहते हैं। अब इधर देखो, हाँ, वनस्पति तेल हुआ रिफाइंड, वनस्पति घी हुआ डाल्डो घी, खाओ गगन रहो मगन। इधर देखो, हम ये कार्बोहाइड्रेट इतना इतना ज्यादा मात्रा में लेते हैं, सुन लो ढंग से, कैसे आता है हार्ट अटैक बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट हम इतना ज्यादा मात्रा में लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब्जी खाते हैं, 1-2 बाटी सब्जी खा जाए, 7-8 रोटी खा जाए, सलाद मिल गए तो वो और खा जाए, ऊपर दूध पीजिए, तो ये ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होती है। वैसे शारीरिक परिश्रम करते हो तो इसकी जरूरत पड़ती है। आप शारीरिक परिश्रम करते ही नहीं हो तो सब्जी में घी गाल खा लेगा, चूरमा में तो होना ही होना है, रोटी फिर चौपड़ जाएगा, दूपड़िया आन दे। तो वसा है ना, ये लंबे, अगर वसा आपने ली है तो आपको शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। खेत में काम करते हो, आप वसा लो, बढ़िया रहता है ना। अब आप ले रहे हो तो ये तो कार्बोहाइड्रेट से में ऊर्जा मिल गई, यही बच जाता है हमारे लिए। तो जब उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं ना, 1-2 दिन नौरते रखते, 9 दिन तक भूखे रहते लोग, तो ये कार्बोहाइड्रेट की जो है ना ऊर्जा, एनर्जी लंबे समय तक ये वसा ऊर्जा देती है। कुछ तो है तो पानी पिएगा, कुछ थोड़ा बहुत लेते हैं, कुछ क्यों लेते, बढ़िया बढ़िया आइटम लेते हैं, ठीक है। केड़ा आ गया, सेब आ गया, ओ लिया, वो लिया, अड़गो खावे 3 दिन को, आलू के वो बना लो परांठे, वो खा लोगे, आलू बना लो, है ना, साबूदाने खीर बना लो। अब बता, आइटम अड़गो तगड़ो खाना, स्टार्च तान ला रही है, तो क्या जरूरत पड़े, 9 दिन बढ़िया है। व्रत नहीं होता, भरत होती है। ये वसा है ना, वसा, इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब ये खत्म हो जाएगा तो। अब मान लो आप शारीरिक परिश्रम कर नहीं रहे हो, बिल्कुल बैठे रहते हो, तो रूम पे रह रहे हो, मान लो सिर्फ पढ़ाई करते हो, फिजिकल नहीं कर रही, तो आपको इसकी वसा की जरूरत ही नहीं, ज्यादा घी आपको नहीं खाना चाहिए। अब आप ये घी खाओगे, वसा का पाचन कब होता है? कार्बोहाइड्रेट बॉडी में पच जाएगा ना, उसके बाद चालू होगा वसा का पाचन। हमें तो कार्बोहाइड्रेट से फुर्सत नहीं मिल रही, वसा तो बॉडी वैसे ही पड़ी रहेगी। अब ये वसा पड़ी है ना, ये पड़ी वसा है ना, इसके अंदर से जो धमनियां है ना, उनके अंदर अवरोध उत्पन्न करती है, इसे जम जाती है इसे यहां पे। अब जमेगी तो ये जो धमनी पाइप है ना, इसका डायामीटर है, ये व्यास, ये डायामीटर है ना जो इसका, वो सिकुड़ जाएगा, दबाव पड़ेगा नहीं, इस पे प्रेशर आएगा, तो पहले तो बीपी बढ़ने के चांस हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, एबीसी आता है। अच्छा, अब ये बॉडी के अंदर अगर जमा होने लग गया ना कोलेस्ट्रॉल, किसमें? ये पाइप बताई थी मैंने आपको, एक धमनी, कोरोनरी धमनी, याद आ रही है? कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, ये कोरोनरी धमनी आपकी ऐसे आया था, मैंने यूं बताया था आपको कि हृदय होता है ना, इसके अंदर ऐसे यहां जाती है कोरोनरी, इस भाग में जाती है कोरोनरी धमनी, इस भाग में, इधर वाले में, बायां लिंद के अंदर। अब ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, कोरोनरी होगी ब्लॉक, कोरोनरी धमनी बंद होगी तो आपके हृदय को शुद्ध रक्त मिलना बंद हो गया। शुद्ध रक्त मिलना बंद तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कमी राम नाम सकते, इसको कहते हैं हृदय घात। अभी आया कैसे? आपने जो फेट ली है, उस फेट को, ज्यादा फेट होती है ना, वो सड़ने लग जाती है, सड़ने। कौन सड़ाता है? लीवर। मानव का जो यकृत है, जो लीवर है, वो वसा का भंजन करेगा, सड़ाएगा। इसके सड़ने से बन जाएगा अम्लीय स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है अम्लीय स्टेरॉइड, चिपचिपा है, कोरोनरी धमनी में जमा हो जाएगा। जैसे ही जमा हुआ, हृदय को शुद्ध रक्त मिलना बंद, शुद्ध रक्त की कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की इतनी कमी आती है, जैसे कहते हैं योगा व्यायाम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में कमी नहीं आती। आप कई बार जोर वाला कोई काम करते हो, ठीक है, जैसे जिम में मान लो कर रहे हो तो लोग कोई काम करते हो, तो कई बार होता है कि भयंकर जब खतरनाक काम है तो अपने कई बार क्या सांस खींचते हैं, अब करेंगे, फिर करते हो ना ऐसे कई बार। वो क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो ग्लूकोज पड़ी उसको तोड़े कौन? ग्लूकोज का ब्लास्ट होगा ही नहीं, ब्लास्ट होगा नहीं तो ऊर्जा आपको मिलेगी नहीं। तो हृदय घात जब आता है तो बॉडी में अचानक से इतनी ऑक्सीजन की कमी आती है कि प्रेशर रुक गया, खत्म हो जाता बंदा 1-2 मिनट में। हृदय घात का ट्रीटमेंट नहीं है कोई,
ठीक है ना। आजकल बहुत है, चलते चलते लोगों के को चल रहा है सड़क पे हार्ट अटैक आ गया, मर गया, है ना। कारण क्या है ये कारण है यही, गांव में लोगों को ज्यादा होता है। ये आप नोटिस कर लो, मोटे लोगों में हार्ट अटैक के चांस ज्यादा है। हाँ, पैरालाइसिस में काम आता है कार्डियोमाल, इसमें भी काम आता है। लकवा वगैरह होता है ना, उनको देते हैं, इनको भी देते हैं। पर हार्ट अटैक जब आता है, डॉक्टर कभी आपको ऐसे कहता है कि ये तेरा ना हृदय घात आता है, तेरे को आ ले आ दौरे की दवाई है, जब दौरे ले ली, ऐसे कहता है कोई डॉक्टर? होता ही नहीं है, क्योंकि जब हृदय घात आएगा तो शरीर में इतनी ऑक्सीजन की कमी आएगी, मौका ही नहीं मिलेगा, बॉडी को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलेगा, खत्म हो जाता है बंदा तुरंत। तो खतरनाक रोग है। गांव में बहुत ज्यादा ये रोग आजकल देखने में मिल गया, अड़ोस पड़ोस में बहुत हो गया। मोटे लोगों में ज्यादा आता है, बाजार में है ना कम मिलता है, कारण क्योंकि बाजार में नकली घी मिलता है। नकली घी से कहां से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, एनर्जी पूरी नहीं होती उससे। तो ये ज्यादा चांस है। मोटापे, जिनमें मोटापा उनको आता है हृदय घात, तो लिख लो। मानव का यकृत वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मानव का यकृत वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसकी अधिकता से कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है। मानव का यकृत वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिसकी अधिकता से कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक, धमनी ब्लॉक, रक्त का आना जाना बंद। कोलेस्ट्रॉल सामने लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिसकी अधिकता से कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य मारा जाता है, इसे हृदयघात कहते हैं। कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य मारा जाता है, हृदयघात कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ज्यादा खट्टे पदार्थ भी अगर आप लेते हो ना, तो भी दिल का दौरा पड़ने के चांस है। कौन सी अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से। पहले तो लैक्टिक अम्ल आपकी बॉडी में जमा हो गया ना, तो आपकी मांसपेशियों में थकावट बनेगी, दर्द होगी, कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य मारा जाता है। अगर अम्ल पूछे ना, हृदयघात का संबंध किस अम्ल से है? लैक्टिक अम्ल थकावट कारण मांसपेशियों में जमा हो जाता है, ये भी कारण है। पेपर में क्या पूछेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, हृदयघात का संबंध किस रक्त वाहिनी से है? हृदयघात का संबंध किस पोषक तत्व से है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है, एंजाइम है, स्टेरॉइड है, हार्मोन है, चिपचिपा है, स्टेरॉइड है ना। या पूछते हैं कि हृदयघात का संबंध किस अम्ल से है? लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक अम्ल अगर आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, थकावट और दर्द का कारण है। नोटिस किया होगा आपने ये। आप शाम को सोते समय छाछ वगैरह का सेवन कर लेना, सुबह उठोगे ना, कई देर तक आपको आपके शरीर टूटे से थकान महसूस होगी। दोपहर में आप, गर्मियों के दिन आएंगे, जैसे दोपहर में छाछ वगैरह बढ़िया लगती है गर्मियों में, छाछ का सेवन करके सो जाओ, नींद आएगी तुरंत। उठोगे ना, आधे पौने घंटे तक आपकी बॉडी में दर्द रहता है। इसलिए शाम के टाइम में लोग कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दही छाछ खाकर नहीं सोना चाहिए शाम को, ठीक है। सुबह दही छाछ का काम दिन का होता है, शाम को दूध पीना चाहिए, नींद बढ़िया आती है, ठीक है। वो जमा हो जाता है, वो लैक्टिक अम्ल ही बनता है, क्योंकि दही के अंदर क्या लैक्टिक अम्ल है, वो जमा हो जाएगा, थकावट का कारण होगा, शरीर टूटता रहता है। इसी टेम्परेचर बढ़ाता है बॉडी का, एसिड, तो एसिड का ही काम है। प्रेशर बढ़ाता है, एसिड बढ़ाता है। तन्ने बड़ो काला माल को शौक है। एक और देख लेना, इधर देखो, एक ही रोग हो रहा है, ये भी हृदयघात से संबंधित है। वैसे ये क्वेश्चन तो रेयर, सब बढ़िया, मतलब रेयर था इसका चांस। ये पिछले बार पटवार 2021 का एग्जाम है ना, उसमें ही क्वेश्चन उठा था ये, इसलिए अब ये चर्चा में आ गया क्वेश्चन। बाकी लोग इसको रोग को पढ़ते नहीं थे कि ये क्या है भाई, रोग पूछ थोड़ी है। 2021 में पूछा गया था पिछली बार पटवार में, पढ़ लेते अपना क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? धमनियों के अंदर अवरोध आता है ना, धमनियों, जैसे धमनियों के अंदर अवरोध आ गया, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इतना ध्यान रखना, पेपर में आता धमनी अवरोध क्या है, तो धमनियों में कोई रुकावट पैदा होगी ना, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और पढ़ते हैं अपनी, और क्या, और आ गया डायबिटीज, शुगर, कौन सी? मधुमेह। एक इससे होता है, ये असंक्रामक रोग है। अभी चौथा चल रहा है, पेपर में क्या पूछेंगे, निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है? पहला हमने पढ़ा कैंसर, दूसरा पढ़ा हमने
हृदयघात। अच्छा, हृदयघात को एक और नाम देते हैं, ध्यान रखना इसको, हृदयघात को इसे एंजेना पेक्टोरेसिस कहते हैं। हम तो कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ गया, हृदयघात आ गया, डॉक्टर कहता है इसको एंजेना पेक्टोरेसिस है, ये भी इसी का ही नाम है, एंजेना पेक्टोरेसिस। डायबिटीज, मधुमेह, तो तीसरा रोग ये है। दूसरा ये था, पेपर में आएगा कौन सा क्या संक्रामक रोग है, तो एक तो कैंसर, हृदयघात, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, ये क्या होता है असंक्रामक रोग। कैसे होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कमी से होता है, पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ग्रंथि में पढ़ाया था, पाचन तंत्र में अग्नाशय के अंदर करवाया है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन कमी से शुगर बढ़ती है, बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज है, घटी हुई शुगर हाइपोग्लाइसीमिया है। तो इंसुलिन हार्मोन कमी से ही होता है डायबिटीज। कई बार क्या होता है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन, आप कहते हो बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। बढ़ी हुई बीपी होती है हाइपरटेंशन, घटी हुई होती है हाइपोटेंशन। तो ये पेपर में पूछ लेते हैं कि रक्तदाब का बढ़ना क्या कहलाता है, ये रक्तदाब वृद्धि क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। ऐसे आ जाता है, हाइपरटेंशन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, नीचे लिखा हुआ रक्तदाब वृद्धि के लिए, रक्तदाब में कमी के लिए, धड़कन में वृद्धि के लिए, धड़कन में कमी के लिए, ऐसे कोई 4 ऑप्शन डाल देगा। तो हाइपरटेंशन रक्तदाब वृद्धि के लिए। अगर आपकी बीपी घट रही है तो वो हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन। ये क्या है, रक्तदाब में कमी है, घटना, घटी हुई बीपी हाइपोटेंशन, बढ़ी हुई हाइपरटेंशन। भूल जाओ, हाइपोटेंशन में 6 शब्द है, हाइपरटेंशन में 7 शब्द है। नाम बड़ा, बीपी बढ़ी, नाम छोटा, बीपी घटी, नाम दोनों साथ ही आएंगे। रक्तदाब वृद्धि क्या कहलाती है, लिखा हुआ हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में 7 शब्द आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं। नाम बड़ा तो बीपी बढ़ी, नाम छोटा तो बीपी घटी, एक जैसे नाम में मिक्स ना हो जाए इसलिए बताया। ठीक है, ये हो गए 6 रोग असंक्रामक, और पढ़ेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।